लिखे हिबिस्कस प्लांट, इनके परागकण, देखिए इसके परागकण येलो कलर के होते हैं। इसी के हिबिस्कस प्लांट के पॉलन ग्रेन बता रहा हूँ। इसके परागकण येलो कलर के यानी पीले कलर के और पाउडर के तरीके के होते हैं। पाउडर फॉर्म में पाउडरी होते हैं, पाउडरी। और अगर उनको आप टच करेंगे तो आपकी फिंगर्स में चिपक जाएंगे। ठीक है, लिखिए छूने पर फिंगर्स में चिपक जाते हैं। ये लिखिए चिपक जाते हैं, छूने पे चिपक जाते हैं, चिपकू होते हैं बहुत, छोटे हैं चिपक। चलो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इनका आकार लगभग गोल होता है, इनका आकार लगभग गोल होता है। जैसे आप लोगों के मार्क्स लगभग गोल आते हैं, इनका आकार लगभग गोल होता है और ये 25 से 50 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं, डायमीटर माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। डायमीटर बता रहे हैं, रेडियस नहीं बोल रहे, डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी परागकण की वॉल, परागकण की वॉल वॉल में दो परतें होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। इसकी परागकण की नहीं, परागकण की लिखो या इसकी लिख लो। परागकण की वॉल दो परतों की होती है, ठीक है, दो लेयर्स की होती है। क्या डेट और देखो, क्या खाने बनाने वाला कोई है ही नहीं, मुझे ही बनाना पड़ता है। दलिया खाता हूँ सुबह दोपहर शाम, दलिया। लिखो जल्दी। दो लेयर्स होती है, देखिए एक्साइन और इंटाइन। दो लेयर्स कौन सी होती है? पर एक्साइन और इंटाइन लिखो। एक्साइन और इंटाइन, जो शोर मचाएगा वो बाहर जाइए। लिखने वाले हैं मेरे पास 2-3 स्टूडेंट हैं, चलेगा। आप लोग जाइए, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो लोग जाए। एक्साइन और इंटाइन दो लेयर्स, ए एंड बी, दो लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक्साइन के नीचे लिखिए, एक्साइन के नीचे लिखिए। ये बाहरी परत होती है, ये बाहरी परत होती है जो कि स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। किसकी? स्पोरोपॉलिनिन, स्पोरोपॉलिनिन देखिए, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। ये ऑर्गेनिक, एक ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ से बनी होती है, एक ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ से बनी होती है और ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? केमिकल को तो कहते हैं रासायनिक, ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थ की बनी होती है। लिखा, ऑर्गेनिक पदार्थ की बनी होती है
जो कि बहुत टफ होती है, जो कि बहुत टफ या हार्ड होती है, जो कि बहुत टफ या हार्ड होती है। इसे अधिक तापमान, इससे अधिक तापमान और अधिक तापमान और स्ट्रॉन्ग एसिड या अम्ल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी नष्ट नहीं कर सकते, भी नष्ट नहीं कर सकते। और क्यों ये है? पॉलन जो अंदर मेन परागकण है उसकी सेल्स, उनकी सुरक्षा के लिए, वेजिटेटिव सेल और जो जेनेटिक सेल है उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, राइट। ठीक है, आगे लिखिए इसी में एग्जाइम लिखिए। हाँ, एग्जाइम में लिख रहे हैं ना, लिखिए इसी में अभी लिख रहिए एग्जाइम, लिखिए एग्जाइम। लिखिए एग्जाइम इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब बीच बीच में गैप्स होते हैं, रेगुलर नहीं होती। ठीक है ना। और इस परत में जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है, और इस परत में जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है, ठीक है, आपने जहां लिखा ना उसको दो बार कर लीजिए, जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है वहां पर एक प्रकार की छिद्र की आकृति होती है, एक प्रकार की छिद्र की आकृति होती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। एक प्रकार की छिद्र की आकृति होती है जिसे जनन छिद्र कहते हैं या जर्म पोर कहते हैं। GERM, जर्म पोर, PORE, पोर मतलब छिद्र। ठीक है, अब लिखिए इंटाइन के बारे में, इंटाइन सेकेंड लेयर, इंटाइन के बारे में लिखिए। ये लेयर सॉफ्ट कॉमा रेगुलर, ये लेयर सॉफ्ट कॉमा रेगुलर होती है। ये सॉफ्ट और रेगुलर होती है। रेगुलर मतलब इसमें कोई छिद्र नहीं होते। ठीक है, हाँ, रेगुलर होती है। ठीक है, लिखा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इंटाइन के अंदर लिखिए, इंटाइन के अंदर साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इंटाइन के अंदर साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के सेल है ना, इसी में कहानी चल रही है। साइटोप्लाज्म में अब आपको दो प्रकार के सेल बताएं। साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के सेल होते हैं, देखिए A एंड B। A में लिखेंगे बड़ा सेल और B में लिखेंगे छोटा सेल। बड़ा सेल और B में लिखेंगे छोटा सेल। बड़े सेल को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लिखिए, वेजिटेटिव सेल, VEGETATIVE, वेजिटेटिव सेल। इसको बोलते हैं ब्रैकेट में कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ठीक है, ये बड़ा सेल है। और बी को क्या कहते हैं? बी में लिखिए जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव, GENERATIVE, जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका।
ब्रैकेट में जनन कोशिका, ये छोटा वाला होता है, ठीक है। लिखे वेजिटेटिव सेल के नीचे लिखे, वेजिटेटिव सेल में लिखे कायिक कोशिका, इसमें भारी मात्रा में खाद्य भंडार होते हैं। वेजिटेटिव सेल में इसमें भारी मात्रा में खाद्य भंडार होता है, खाद्य फूड रिजर्व, खाद्य भंडार फूड रिजर्व किसके लिए रहेगा? जेनेटिव सेल के लिए, जनन कोशिका के लिए, ठीक है। इसका न्यूक्लियस अनियमित आकृति का होता है, अनियमित इरेगुलर, इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक अनियमित आकृति का होता है, ठीक है। डायग्राम आप पहले बना चुके हैं, ठीक है, डायग्राम को आप प्रेफर कर लीजिएगा, एंजाइम का डायग्राम। दूसरा लिखिए जेनेटिव सेल के नीचे लिखिए जनन कोशिका, कम ऑन फास्ट, स्टेमिना बढ़ाइए, इससे काम नहीं चलेगा। 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर लिखना है बोर्ड का, आधे घंटे में मुंह फूलने लगता है, सांसें फूलने लगती है, श्वसन दर बढ़ जाता है। लिखे जनन कोशिका में ये कोशिका, जनन कोशिका में लिखिए ये कोशिका कायिक कोशिका में यानी वेजिटेटिव सेल, ये कोशिका कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। यस, तैरती है, मतलब उसी के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में तैरती है, ठीक है, तैरती रहती है। देखा, इसका साइटोप्लाज्म काफी घना होता है, डेंस, काफी घना डेंस होता है साइटोप्लाज्म, और इसका न्यूक्लियस भी काफी डेंस होता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस काफी डेंस यानी घना होता है। अच्छा, स्टार्टिंग से बोलना। जनन कोशिका कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। अरे यार, ये एग्जाइम था, यहाँ पे जर्म पोर्स थे, ठीक है, ये जर्म पोर है, ये टाइम है, इसके अंदर क्या है? बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका, इसके अंदर क्या है? कायिक कोशिका है, और कायिक कोशिका के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर जनन कोशिका तैर रही है, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर है, ठीक है, समझ में आया अभी? देखा? इसका लिखिए, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसका जनन कोशिका का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, काफी डेंस मतलब काफी घना होता है, मतलब डेंस रहता है, फैला हुआ नहीं रहता, काफी डेंसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, काफी डेंस। अब सर ये लास्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट 60% आवृत बीजियों में यानी एंजियोस्पर्म्स में 60% आवृत बीजियों में परागकण इस 2 सेल की अवस्था में रिलीज होते हैं, इस 2 सेल की अवस्था में रिलीज होते हैं। 2 सेल स्टेज, ब्रैकेट में लिखिए 2 सेल स्टेज, 2 सेल की अवस्था में रिलीज होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में या आवृत बीजियों में क्या होता है? बाकी के 40% जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस। लिखिए जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 2 जनन कोशिका बन जाती है। देखिए आगे, जिससे 2 जनन कोशिकाएं बन जाती हैं। अब क्या हो गया? 3 सेल स्टेज हो गई, ठीक है ना।
इसलिए इसे 3 सेल की स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। और आप समझ रहे हैं मेन यही है, 3 सेल की स्टेज आनी ही आनी। लिखिए आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा रह गया, जो लोग प्लीज कर रहे हैं वो लोग जाइए, थोड़ा रह गया, एक पैराग्राफ रह गया, उसको बिना लिखा थोड़ी छोड़ दें। लिखिए ये 3 सेल की स्टेज आनी ही है, समझ रहे। 2 जनरेटिव सेल, आप समझ रहे। ये जो था ना, ये देखिएगा, ये जो जनरेटिव सेल है ये किसी में सिर्फ इतना ही रहता है और किसी में कितना हो जाता है, 1 के 2 हो जाता है, और ये आने ही है, समझ रहे हैं। कुछ इसी में, कुछ परागकण इस अवस्था में रिलीज होते हैं 3 सेल स्टेज में, और कुछ परागकण, कुछ पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2। कुछ 3 सेल स्टेज में रिलीज होंगे, कुछ 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे। कहां? वातावरण में। किस लिए? पॉलिनेशन कराने के लिए, परागण कराने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये 3 सेल स्टेज जो है, ये 3 सेल स्टेज जरूरी होती है, ये 3 सेल स्टेज जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो आप देखेंगे फ्यूचर में जो ओवरी के अंदर जो सेल्स जाएंगे वो 2 सेल्स जाते हैं, 2 जन्म कोशिकाएं जाती हैं, इसलिए 2 बनना जरूरी है, वो बाद में बनते हैं। अगर ये 2 सेल स्टेज में रिलीज हुई तो वो बाद में जाके उसका समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और वो 3 सेल स्टेज में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सब मुंडी हिला रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट लिखिए पॉलन ग्रेन का नुकसान। लिखिए पॉलन ग्रेन का नुकसान, लिखिए पॉलन ग्रेन का नुकसान। डैश एलर्जी, डैश एलर्जी, एनर्जी मत लिख देना, एलर्जी 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 एनर्जी। जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकिया का इन्फ्लेमेशन, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकिया मींस आपकी विंड पाइप का इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस क्या रहता है। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा क्या होता है, कौन बताएगा? अस्थमा क्या होता है? लंग्स का इन्फ्लेमेशन, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। लिखो फटाफट, उदाहरण लिखिए। लिखिए उदाहरण। भारत में कैरेट ग्रास, भारत में कैरेट ग्रास, उसके आगे लिखिए पार्थेनियम, कैरेट ग्रास पार्थेनियम आयात होकर आई, देखिए आयात होकर गेहूं के साथ आई, गेहूं के साथ आई, ऊपर एरो डाल के लिखिए गेहूं के साथ आई, आयात होकर गेहूं के साथ आई, ठीक है। जिसने, आगे लिखिए जिससे काफी लोगों में एलर्जी को फैलाया, जिसने काफी लोगों में एलर्जी को फैलाया। किसने? कौन सी ग्रास ने? कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, इसका नाम पार्थेनियम था, ठीक है। ये पार्थेनियम ग्रास जो थी, कैरेट ग्रास, ठीक है, इसने क्या किया? एलर्जी फैलाई। किसकी वजह से? इसके पॉलन ग्रेन ने, इसके परागकण ने, राइट, सुन रहे हैं? इसके परागकण ने एलर्जी फैलाई। नेक्स्ट लिखिए पॉलन ग्रेन के फायदे, पॉलन ग्रेन का फायदा, एडवांटेज। लिखिए पोषण, कैप्सूल्स, टैबलेट्स और सिरप के रूप में। पोषण, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप के रूप में, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप के रूप में, कैप्सूल, टैबलेट्स और सिरप के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अपनी अंकुरण क्षमता खोने से पहले पॉलन ग्रेन को यानी परागकण को महिमा लिखो फटाफट। महिमा कौन है? हाँ तो लिखो ना। अपनी अंकुरण क्षमता खोने से पहले परागकण को वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा ब्रैकेट में स्टिग्मा वर्तिकाग्र ब्रैकेट में स्टिग्मा पर गिरना होता है ठीक है। देखा आगे नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन नहीं, लास्ट लाइन। परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण 30 मिनट 30 मिनट लिखिए। उदाहरण पहला उदाहरण 30 मिनट जीवन क्षमता 30 मिनट के लिए जिएगा सर। ठीक है, क्या होता है 30 मिनट के आगे उसका उदाहरण लिखिए। 30 मिनट किसमें होती है? राइस और व्हीट में, चावल और गेहूं के जो परागकण होते हैं वो सिर्फ 30 मिनट तक जीते। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट उदाहरण इसी का नेक्स्ट उदाहरण। कई महीनों में जीवन क्षमता किसकी होती है? डैश करके लिखिए। उदाहरण लिखेंगे। ये कुछ मेंबर्स हैं, कुछ प्लांट के मेंबर्स हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने होते हैं उदाहरण, इसलिए बहुत जरूरी लिखिए। रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। ठीक है, रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये कुछ दालों की प्रजातियां होती हैं। ये वाली लेग्यूमिनेस प्लांट्स। ठीक है ना, रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी कैसे याद रखेंगे? रोले सोले। ठीक है, ये हमारी से याद रखें। नहीं लास्ट नहीं, लास्ट की भी एक लास्ट लाइन होती है ना, वो माफ कितना करीबे जनवरी अगले साल। लिखो, परागकणों को कई वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है। परागकणों को कई वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल से। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का डेफिनेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए, -196 डिग्री सेल्सियस। इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल से लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। ये जितने नोट्स दिखाए हैं ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। कल यदि सवाल पूछने पर जो भी जवाब नहीं दे पाया, सुन लो पहले अच्छे से, उसके बाद जाना। उसको डंडा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो क्लास से बाहर निकाला जाएगा। इस क्लास में बैठ के ये जो तरीके हैं, ये अच्छे तरीके पढ़ने लिखने के, अच्छे से समझने के तरीके, ये सिर्फ उन्हीं भाग्यशाली लोगों को मिलेगा, सौभाग्य, जो लोग पढ़ के आएंगे, जो लोग समझदार हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, भगा दूंगा।
नेक्स्ट क्लास में आइए, नेक्स्ट क्लास में आइए, नेक्स्ट क्लास में आइए। जब तक सुनाएंगे नहीं आपको बैठने नहीं मिलेगा। ये पहला इंस्ट्रक्शन है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा, उसको आप बता दीजिए, पढ़ के रखेगा, चाहे लंच में पढ़ के रखे चाहे कैसे भी पढ़ के रखे, उसकी वो जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। मेरे सामने बहाना नहीं चलेगा, ये मत बोलना कि मैं कल नहीं आया था, परसों नहीं आया था, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। आपको नोट्स लेके पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, मेरे सवालों का आपको जवाब देना है, राइट।